नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव इतिहास की बेहतरीन सी क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ चीजें ठीक चल रही होंगी प्यारे टाइगर हो। एक सेकंड बस। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए कमेंट आपके लगा लिए हैं। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा समस्या हो जाती है अगर आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता, क्योंकि काफी समस्याएं आपकी होती हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं बात करूं वीडियो विद हिमाचल कोड़ी आ चुके हैं, छोटू कुमार आ चुके हैं, नितिन जाट आ चुके हैं। उसके अलावा भी हम बात करें तो यहाँ पर भावना चौहान आ चुके हैं, और हम बात करें तो प्रतीक आ चुके हैं। चलिए, तो बहुत सुंदर सी क्लास मेरे प्यारे दोस्तों रहने वाली है। देखिए प्यारे दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर अभी हम बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 9 या 10 दिन हमको हो चुके हैं, और इतिहास की क्लास आप बहुत बेहतरीन तरीके से लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी इतिहास की क्लासों में तो अभी तक आपको कोई समस्या आ नहीं रही होगी, और आप बहुत अच्छे तरह से क्लासों को लेने का काम कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो मैं यहाँ पर इतिहास की क्लासों को लेकर चल रहा हूं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या रहेगी। मानिएगा अगर मैंने आपको अभी तक 10 दिन की क्लासें पढ़ा दी हैं, यानी 10 दिन आप पढ़ चुके हैं, तो आप एक काम कीजिएगा। जैसे ही आपका संडे आए, जैसे ही रविवार आए, मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं। जैसे ही रविवार आए, संडे के दिन आप सारी की सारी हिस्ट्री को लेकर बैठ जाइएगा, और जितना आपने पढ़ा है अभी तक 10 दिन के अंदर, उस सारे के सारे पोर्शन को एक साथ कवर करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप इतिहास में रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगे, आप चीजों को भूलने लगेंगे। जब आप संडे के दिन बैठे और आप रिवीजन करना शुरू कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको चीजों को समझाया है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर लेता हुआ मैं आपको आगे बढ़ा हूं, जो कहानियां मैंने एक दूसरी चीजों से रिलेट करके बताई हैं, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस पॉइंट पर आकर आप वह कहानी याद करना, आप वो कॉन्सेप्ट याद करना कि आखिरकार मैंने आपको कौन सी बात कैसे समझाने की कोशिश की थी। जब आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आपके माइंड के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, उससे परमानेंट मेमोरी में वो सारी चीजें चली जाएंगी, और फिर आपको कोई भी समस्या किसी भी तरह की नहीं आएगी। आप सारी चीजों को फिर अच्छे से याद कर पाओगे। ये आपको हर सब्जेक्ट में करना होगा। यानी जब आप 7 दिन तक अगर क्लास ले लेते हो, तो 7 दिन क्लास लेने के बाद जब संडे आया करे, तो अगर संडे में कोई क्लास नहीं है, आपके पास समय है पूरा भरपूर, तो संडे में सारा का सारा 7 दिन का रिवाइज करो। ये आप तब तक करो जब तक आप एग्जाम देते हैं। हर संडे आपका रिवीजन का होना चाहिए, और हिस्ट्री नहीं, आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको समस्या हो जाती है, चीजें भूलने लगते हैं, और ये सभी के साथ होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलेगा, दिलीप पाल, अजय गोस्वामी, कृष्ण जी, उसके बाद आप बात करें डीके जी आ चुके हैं। सभी का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। सभी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चलिए, आज फिर से किसी की चप्पल चोरी हो गई है। कोई बात नहीं मेरे लाल, तेरे चप्पल, तू अपनी चप्पलों का ख्याल नहीं रख सकता। जब तू अपनी चप्पलों का ख्याल नहीं रख सकता, तो आने वाले जीवन में जो जीवन संगनी बनकर आएगी उसका ख्याल कैसे रखेगा मेरे लाल। इसलिए चप्पलों का ख्याल नहीं रख सकता तो शादी वादी मत करना। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 30 तारीख को हमारे एक बहुत बेहतरीन सा, यानी कल का ही दिन है, अब तो समय नहीं बचा, रात को 9 बजे एक बहुत बेहतरीन सा इवेंट आने वाला है, जिसमें आप जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा चैनल है उसके चैनल का नाम क्या रखने वाले हैं। और उसी में आपको पता होगा कि एक सुंदर सा उपहार तुम में से किसी को मिलने वाला है। तो सुंदर से उपहार को यहां पर जो 20,000 रुपए इनाम है, जो बहुत आपके लिए यहां पर कारगर सिद्ध रहेगा, उस इनाम को कौन प्राप्त कर पाता है, तो आप देखिएगा 30 तारीख यानी कल 9 बजे बहुत बड़ी संख्या में आइएगा। हो सकता है कि आपका ही नाम इस 20,000 के उपहार में रहने वाला हो। प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो एप्लीकेशन के लिए आप यहां से अगर हमारा कोर्स लेना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से आप सारे के सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आते हैं अपनी क्लास पर बिना किसी समय को जाया करते हुए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको खिलजी वंश पढ़ा रहा था, यानी कि मैं कहूं तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था। और दिल्ली सल्तनत पर जो 5 वंशों ने शासन किया है प्रमुख रूप से, उनमें से हम खिलजी वंश को पढ़ने का काम कर रहे थे। अभी तक हमने गुलाम वंश को पढ़ा था। गुलाम वंश के बाद अगर हम बात करें तो गुलाम वंश में आपको मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर बताकर चला था।
लेकिन प्यारे दोस्तों, गुलाम वंश जो था वो थोड़ा सा खतरनाक था। खतरनाक मतलब थोड़ा मारकाट मचाई जाती थी उस गुलाम वंश के दौरान। लेकिन गुलाम वंश के बाद, जैसे कि मैंने बलबन आदि के बारे में बताया होगा, जिसने बलबनी वंश चलाया था, गुलाम वंश के बाद जो अगला शासक यहाँ पर अगला वंश आया, उसका शासक एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम हम कह सकते हैं यहाँ पर खिलजी। प्यार दोस्तों, आपको ये विजिबल तो है, एकदम बेहतरीन तरीके से दिख तो रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? आपको सारी चीज बेहतरीन दिख रही होंगी, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अच्छा, क्लास में चोरी की, अच्छा चलो आ जाओ। तुम कहाँ बचपन में चले जाते हो सुबह सुबह, बड़े मासूम से बड़े प्यारे से हो और बचपन जैसी बातें करते रहते हो, बड़ा अच्छा लगता है। और आपको जो मैं डांट देता हूं ना कभी कभी, ये जैसे कि कई बार हो जाता है, तो आप उसमें बुरा मत मानिएगा। होता क्या है कि आप भी जानते हैं कि मैं भी क्लास को आपको जब शुरू करता हूं तो एक खुशी के साथ, एक अच्छे माहौल को बनाकर शुरू करता हूं, और आप भी खुशी के साथ पढ़िएगा। मेरी क्लास में कभी भी आप बोर महसूस मत करिएगा, कभी भी आपको ऐसा महसूस मत करिएगा कि हम जबरदस्ती क्लास ले रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके बीच का जो रिश्ता रहने वाला है ना, मेरे और आपके बीच में जो समन्वय बनने वाला है ना, वो ऐसा समन्वय बनने वाला है, एक भाई की तरह का समन्वय बनने वाला है। मुझे टीचर ना मानकर अपना भाई मानकर पढ़िएगा और लुत्फ पूरा क्लास का उठाइएगा। कभी भी कोई भी कैसी भी जीवन की समस्या हो, आप शेयर कीजिएगा, आप आराम से मजे के साथ करिएगा। मैं कभी भी आपको डांटूंगा तो उस डांट के अंदर भी आपको प्यार ही नजर आएगा, और वो प्यार आज जीवन चलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करें खिलजी के बारे में, तो खिलजी के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। पीडीएफ नहीं मिली है, ओके मेरे भाई, पीडीएफ डलवा दूंगा। अभी अगर कोई सुन रहा है तो पीडीएफ अभी डलवा दीजिएगा। होता क्या है कि क्लास काफी होती है तो फिर मैं भी भूल जाता हूं, आज मैं ही पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं कहकर गया था कि मैं आपको 100% पीडीएफ दूंगा, 100% फिर भी मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए पहले आप एक बार जाकर देखिएगा। आपको पीडीएफ मिल चुकी है, लीजिएगा, मैंने शेयर कर दी है। आपकी बात शर्माती रहती है, आपके लिए ही तो हमें आपकी पीडीएफ अभी डाल देता हूं, और लीजिएगा आपकी पीडीएफ जा चुकी है। चलिए जाकर टेलीग्राम में चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, हम आज यहां पर बात करने वाले हैं खिलजी के बारे में, और खिलजी के बारे में जो बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत काबिले तारीफ रहेगा। देखो, खिलजी जो था एक कट्टर व्यक्ति था। वैसे खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का संस्थापक नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उस व्यक्ति ने यहां पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। और खिलजी वंश की स्थापना करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं अपने चाचा की राह पर नहीं चलना चाहता था। इसका चाचा का मानना था कि कहीं ना कहीं हमको आक्रमण कहीं भी पूरे भारत में नहीं करना चाहिए, हमें साम्राज्य विस्तार की नीति पर नहीं चलना चाहिए। हमारा जो जीवन है, जितना हमारा साम्राज्य है, उसी नीति पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कुछ और ही लेवल का प्लेयर था। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि हमको साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बनना है? मुझे दूसरा सिकंदर बनना है, यानी मुझे सिकंदर सानी बनना है, दूसरा सिकंदर बनना है। कुछ लोग कह रहे थे सर दूसरा सिकंदर, तो पहला सिकंदर कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्त, सिकंदर वही था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और भारत पर आक्रमण करने के बाद झेलम नदी के किनारे जो पोरस के साथ एक युद्ध लड़ता है, वो एक व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, लेकिन भारत में घुसते ही वह यहां पर सारी दुनिया नहीं जीत सका था, इसलिए उसे वापस जाना पड़ता। सिकंदर एक आक्रमणकारी था। तो प्यारे दोस्तों, खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये बहुत सारी जगहों पर अपने चाचा को बिना बताए आक्रमण करना शुरू कर देता है। तब एक दो जगह पर जब ये आक्रमण करता है तो आक्रमण करने के बाद पता चलता है कि यहां पर दक्षिण भारत में ज्यादा अभी सोना चांदी है, दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी लूटी ही नहीं गई थी, इसलिए लोगों ने इसको बता दिया, भारतीय लोगों ने ही बता दिया कि आप उत्तर भारत को ना लूटकर दक्षिण भारत को लूटने की कोशिश करो। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक रहने वाला है जो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने वाला है और दक्षिण भारत को लूटने वाला है। मैंने आपको बताया होगा, यह व्यक्ति जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो बड़ा दिमाग से आक्रमण करता है। गुजरात पर किया, महाराष्ट्र पर किया, हर जगह इसने किया था। तो जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो जो मलिक काफूर था, उसको गुजरात आक्रमण के दौरान इसने 1000 दिनार में खरीदा था, और मलिक काफूर इसका सबसे फेवरेट सेनापति था, और मलिक काफूर एक किन्नर टाइप का व्यक्ति था। यह बात आपको पता होगा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मैं पीछे की चीजों को रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि खिलजी हम दो पार्टों में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो एक खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अपने चाचा को बिना बताए गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निकला था। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब गुजरात पर आक्रमण इसने किया
तो इसे पता था कि मैं सेना लेकर कितनी निकल रहा हूं, तो इसने सोचा कि मेरी सेना की संख्या है 8000, मेरी सेना की संख्या 8000 है और 8000 की सेना से दक्षिण भारत की तरफ अगर बढ़ रहा हूं तो वहां पर महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में हराना उन लोगों को, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं ये कब दुश्मन को मारकर पहाड़ी के पीछे छुप जाते थे, आपने अच्छे से इतिहास में पढ़ा होगा। तो 8000 की सेना लेकर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना आसान नहीं था, इस बात को अलाउद्दीन खिलजी जानता था। चलेगा, थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप ही अच्छा पढ़ते हो। तो 8000 की सेना लेकर दक्षिण भारत की तरफ निकला, लेकिन बड़ा दिमागदार व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने एक अफवाह उड़ाई और कहा कि मैं यहां पर दक्षिण भारत जीतने के लिए निकल रहा हूं और 20,000 की सेना लेकर निकल रहा हूं। कितने हजार की? 20,000 की सेना लेकर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा हूं। गुजरात महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी कोई नाम का व्यक्ति है और 20,000 की सेना लेकर यह भारत की तरफ बढ़ रहा है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी सेना में कहा, अपनी सेना यानी कि इसने अफवाह उड़ाई कि 20,000 में से 8,000 लोग तो मेरे साथ चल रहे हैं और यहां पर 12,000 लोग ऐसे हैं जो पीछे से आ रहे हैं, यानी कि 8,000 लोग मेरे साथ चल रहे हैं और 12,000 लोग पीछे से आ रहे हैं। कुल सेना थी इसके पास 8,000, लेकिन अफवाह उड़ा दी इसने 20,000 की। प्यारे टाइगरों, जब ये दक्षिण भारत में जाकर आक्रमण किया, ये युद्ध लड़ने लगा, तो इसने पहले ही अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। 7,000 सैनिक तो एक जगह पर रखे और 1,000 सैनिकों से पीछे रहकर कह दिया कि जब मैं युद्ध लड़ रहा हूं तो पीछे से आप भागते दौड़ते आइएगा 1-2 दिन बाद, जो कि आपका महत्वपूर्ण काम होगा, जिससे कि इन लोगों को लगे कि अभी तो ये 8,000 ही लड़ रहे हैं, 12,000 वाली सेना पीछे से आ गई है। वास्तव में क्या था कि 1,000 की सेना इसने पीछे छोड़ दी और 7,000 की सेना लेकर अपने साथ युद्ध लड़ने लगा। इनसे 1,000 से कह दिया कि तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा काम क्या होगा, तुम धूल को लीजिएगा, जो धूल है, और उस धूल को उड़ाते हुए आइएगा, जिससे कि दुश्मन को लगे कि इतनी धूल उड़ रही है कि शायद 12,000 की सेना पीछे से आ रही है। ऐसा ही इस व्यक्ति ने किया और जब 7,000 सैनिक ये लड़ने का काम कर रहे थे गुजरात महाराष्ट्र में, तभी 1,000 सैनिक पीछे से, जिनका काम ही धूल उड़ाना था, धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए आए। तो महाराष्ट्र गुजरात के लोगों को लगा कि वास्तव में 12,000 की सेना और आ गई है और इन लोगों के हौसले पस्त हो गए। वास्तव में 1,000 सैनिकों की वह सेना थी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिमाग लगाकर ये दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश कर रहा था और वास्तव में भी जीतने का काम करेगा। बहुत सी चीजों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसके कुछ आक्रमणों पर अगर मुझे सही से याद है तो हम जो पढ़ने वाले थे चित्तौड़ आक्रमण तक पढ़ने वाले थे, यानी चित्तौड़ आक्रमण यहां पर होने वाला था और चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करने वाला था, जहां की महारानी रानी पद्मावती हुआ करती थी। आइएगा, चलिए प्यारे दोस्तों, 1303 एक समय होता है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है राजस्थान पर, और राजस्थान पर आक्रमण करता है जिसे आप चित्तौड़ कहते हो। प्यारे टाइगरों, कहा जाता है कि एक चित्तौड़ के अंदर एक पंडित जी हुआ करते थे और पंडित जी का काम था यहाँ पर कथा आदि करना, यानी कि पूजा पाठ आदि कराना। और आप जानते हैं जब पंडित जी किसी घर में पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें पंडित जी उस घर की जान जाते हैं जो कि अन्य पड़ोसियों की भी नहीं पता होती। तो जब पंडित जी कथा आदि करने के लिए जाते थे और चित्तौड़ के अंदर एक दरबारी पंडित हुआ करते थे, तो इनको रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में पता चल गया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती जो थी वो बहुत सुंदर थी, सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। और यहां पर जो पंडित जी हुआ करते थे, उन पंडित जी ने कहीं ना कहीं जाकर, जब ये बातें कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं पंडित जी ने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बता दिया और बताया कि रानी पद्मावती जितनी सुंदर है कि दुनिया में उन जैसी कोई सुंदर महिला ही नहीं है। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह बात पता चली, तो मैं बता देना चाहता हूं कि गुजरात पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वहां की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था कमला देवी। जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से यहां पर क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा और उसी तरह से रानी पद्मावती मुझसे शादी कर लेंगी, लेकिन ये चित्तौड़ है और चित्तौड़ के अंदर भी ये राजपूत लोग रहने वाले थे। प्यारे टाइगरों, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख रूप से रानी पद्मावती के किले में, यानी कि हम कह सकते हैं रतन सिंह के दरबार में जाता है। और रतन सिंह के दरबार में जाने के साथ साथ मित्रता के माध्यम से, क्योंकि गद्दार टाइप का व्यक्ति था ये, मित्रता के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह से मुलाकात करता है। और रतन सिंह से जब किले में के अंदर जाकर, क्योंकि
अतिथि देवो भव का यहाँ पर जो सौंदर्य था उसको निभाने का काम चित्तौड़ के लोग बहुत अच्छे से करते थे। प्यारे टाइगरों, कहा जाता है कि जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के दरबार में पहुंचा और जब वापस आने लगा तो अपनी इच्छा जाहिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और रतन सिंह से कहा कि मैं एक बार रानी पद्मावती को देखना चाहता हूं। कहा जाता है कि बहुत सुंदर है। जैसे ही ये बात कही, जब तक तो अलाउद्दीन खिलजी पर हजारों नंगी तलवारें खिंच चुकी थी, क्योंकि वो चित्तौड़ था और चित्तौड़ के अंदर भी वो राजपूतों का साम्राज्य था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को मारने से पहले रतन सिंह को यह पता चल गया कि यह घर के अंदर आया है और हमारे अंदर एक प्रथा है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को हम अपने घर नहीं मार सकते। अलाउद्दीन खिलजी को घर में ना मारने की वजह से रतन सिंह यहां पर समझाया, कहा कि आपने जो किया है वो यहां पर बहुत ज्यादा नकारात्मक है, ऐसी दोबारा गलती हम यहां पर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी यहां पर विचारधारा को जाहिर करते हुए जब यहां पर बात रखी तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखने के लिए तैयार हो जाता है और रानी पद्मावती ने कहा कि मैं अपना साक्षात रूप तो नहीं दिखाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी बैठा हो, एक तरफ रानी पद्मावती बैठी हो और दोनों आपस में बात कर रहे हो कि आइए कभी दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार देखने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तब माना जाता है कि कुछ शीशे, कुछ आईने, यहाँ पर ग्लास लगाए गए जिनके माध्यम से उन शीशों के अंदर रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखने का काम किया। लेकिन रानी पद्मावती को देखने के बाद इसके दिल में और ज्यादा गद्दारी आ गई। जैसे ही रतन सिंह को लेकर ये बाहर निकला और रतन सिंह को लेकर बाहर निकलते समय इसने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया और धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद ये व्यक्ति रतन सिंह को दिल्ली ले आता है और इसने सोचा कि रानी से ज्यादा महत्वपूर्ण राजा होगा, ये राजपूत स्वयं रानी को मेरे हवाले करेंगे और इस राजा को छुड़ाकर लेकर जाएंगे। लेकिन जानता नहीं था ये भारतीय हैं और भारतीयों में ये चित्तौड़ है और चित्तौड़ में भी ये राजपूत हैं। और महिला के सम्मान के लिए तो भारत का इतिहास रहा है कि लोगों ने भारत के ने अंतरिक्ष तक जाना यहां पर सुनियोजित किया है। महिला के सम्मान के लिए तो भगवान श्री राम ने लंका तक जाने का काम किया था, जो समुद्र पार करके दूसरी दुनिया में जाना पड़ा था। महिला के सम्मान के लिए भारत का इतिहास, भारत के व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटे थे। महिला के सम्मान के लिए तो पांडवों ने 100 के 100 कौरवों को खत्म कर दिया था, क्योंकि महिला का सम्मान था और भारतीय व्यक्तियों का इतिहास ऐसे ही महिला के सम्मान से भरा पड़ा था। और फिर ये तो ठहरे राजपूत। तो रतन सिंह को लेकर जब यह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा था कि रानी पद्मावती आएगी और राजा को यहां से लेकर जाएगी और मेरा मानना है कि मैं रानी पद्मावती से शादी करूंगा। लेकिन हजारों यहां पर राजपूत राजस्थान के चित्तौड़ से निकलकर आए और दिल्ली में महिलाओं के कपड़े पहनकर आए। कहा जाता है कि पालकियां सजवाई गई और पालकियों के अंदर एक राजपूत अंदर बैठा था महिलाओं के कपड़े पहनकर और 4 राजपूत उस पालकी को लेकर चल रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि रानी पद्मावती और उनके साथ जितनी भी दासियां हैं सभी की सभी दिल्ली आ गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा यहां पर खुशी महसूस हुई। लेकिन ये राजपूत थे, राजपूतों ने यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के घर में आकर, दरबार में आकर मार काट मचाने का काम शुरू कर दिया और बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और रतन सिंह को दिल्ली इसके घर से, अलाउद्दीन खिलजी के घर से लेकर राजस्थान भेजवा दिया और राजस्थान में सुनियोजित तरीके से यहां पर रतन सिंह पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी समझ चुका था कि राजपूतों से भिड़ना यह आसान बात नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने भी कभी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था। उससे मजबूत किला कोई चित्तौड़ के अंदर ही नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को समझ गया और अलाउद्दीन खिलजी के जब कब्जे से रतन सिंह को ये लोग छुड़ा कर ले गए तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को यहां पर अपनी हार समझ में आई। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से एक बार यहां पर प्लान बनाया कि मैं एक बार फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा। आखिरकार रतन सिंह अगर मेरे यहां से ये लोग छुड़ा कर ले जा सकते हैं तो बड़े बहादुर व्यक्ति हैं, मैं इनसे एक बार युद्ध जरूर करूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रतन सिंह जो थे ये राजस्थान पहुंचे तो कहा जाता है कि जिस समय रतन सिंह को दिल्ली लेकर आया गया था उसी समय एक उनके बराबर का शासक था जो मालवा का शासक था, जिसे यहां पर कुंभल देव कहा जाता है। मालवा के शासक कुंभल देव ने सोचा कि रतन सिंह तो राजस्थान के चित्तौड़ पर है नहीं और राजपूत जो है ये ज्यादातर दिल्ली जा चुके हैं इनकी सेना, तो मैं ही इस चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लेता हूं। जब तक रतन सिंह और रतन सिंह की सेना दिल्ली से आएगी जब तक चित्तौड़ पर मेरा कब्जा होगा। तो मालवा का शासक कुंभलगढ़ ये चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर देता है और चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करने के साथ एक युद्ध होता है और उस युद्ध में ये मालवा का शासक कुंभलगढ़ इस किले को तो नहीं जीत पाता, क्योंकि किला जो है सबसे मजबूत राजस्थान का किला चित्तौड़ का किला ही है।
लेकिन कुछ महीने बाद जब रतन सिंह पहुंचे तो रतन सिंह को बताया गया कि बराबर का पड़ोसी शासक इस कुंभलदेव ने तुम्हारे बाद सेना के बाद जब सेना हमारी पूरी दिल्ली जा चुकी थी उसके बाद इस व्यक्ति ने इस चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रतन सिंह का खून खोल गया। रतन सिंह ने इस कुंभलदेव के खिलाफ यहां पर अभियान चलाया और कुंभलदेव को तुरंत मारने का काम किया। लेकिन इस युद्ध में रतन सिंह इतने घायल हो चुके थे कि रतन सिंह घावों की वजह से रतन सिंह कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद रतन सिंह की भी यहां पर मृत्यु हो जाती है। हालांकि मूवी में जो दिखाया गया है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा। रतन सिंह को जो मारा गया है, रतन सिंह की जो मृत्यु हुई है वो बराबर के शासक के समय, युद्ध करते समय, जो कुंभलदेव था, जो मालवा का शासक था, उससे युद्ध करते समय रतन सिंह की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति हुआ था अमीर खुसरो, एक व्यक्ति हुआ था, अभी बताने वाला हूं, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो नाम का जो व्यक्ति था, अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक तो बहुत सी लिखी थी। इस अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस पुस्तक का कुछ अंश लेकर संजय लीला भंसाली ने, अमीर खुसरो की एक खजूनाल सिपीर नाम की पुस्तक है, उस पुस्तक का कुछ अंश लेकर यहां पर जो संजय लीला भंसाली एक मूवी बनानी चाहिए, जैसे आपने देखा होगा पद्मावत। मूवी पर काफी विवाद हुआ और यह राजपूत जो थे ये चित्तौड़ के समय में ही मजबूत रहे थे। इन राजपूतों ने इस संजय लीला भंसाली को राजस्थान के अंदर जाकर पीटा और महाराष्ट्र के अंदर जाकर भी पीटा। इसको समझ में आ गया। फिलहाल आपसे प्रश्न क्या बनेगा, मैं आपको प्रश्न निकाल कर लेकर आता हूं। देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, ये आक्रमण की डेट आपको याद रखनी होगी। 1303 महत्वपूर्ण डेट है जब चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते समय वहां के शासक जो हुआ करते थे, वहां के शासक का नाम पूछा जाता है रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी का नाम जो था वह आपको याद रखना होगा पद्मावती। यानी पद्मावती कौन थी? तो चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। 1303 में आक्रमण करते समय जब यहां पर रानी पद्मावती जौहर करने का काम करती हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को नहीं पा सका और रानी पद्मावती अपने शरीर को यहां पर अग्नि में भेंट कर देती हैं और खुद यहां पर जौहर कर लेती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इस चित्तौड़ पर, जो चित्तौड़ मैं बता रहा हूं, इस चित्तौड़ पर एक गवर्नर नियुक्त करता है और इस चित्तौड़ पर जो गवर्नर बनाया है इसने अपने बेटे को ही बनाया है, जिसका नाम था यहां पर खिज्र खां। क्या नाम था? जिसका नाम था खिज्र खां। और इस चित्तौड़ को एक नया नाम देता है जिससे आप कहेंगे खिजराबाद। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम से कौन सा शहर बसाया? आप कहेंगे खिजराबाद। बेटे का नाम क्या था? यहां पर खिज्र खां, और खिज्र खां को यहां पर क्या बनाया? गवर्नर बनाने का काम करता है। लेकिन प्यार दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जाता है? एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ये तो आपने सभी ने सुने होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी, नाम क्या है? पद्मावती या पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो आपसे हर परीक्षा में पूछी जाती है। नहीं प्यार दोस्तों, अमीर खुसरो ने जो लिखी है, गौरव प्रकाश, अमीर खुसरो ने जो लिखी है वो यहां पर पद्मावती नामक पुस्तक लिखी है। जो मैं अमीर खुसरो की पुस्तक बता रहा हूं, उस पुस्तक के आधार पर संजय लीला भंसाली ने यहां पर मूवी बनाने का काम किया था। अभी उस पुस्तक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यहां पर दो नामों को इंगित किया गया है, जिसमें से एक रानी पद्मावती है और एक स्वयं अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन एसएससी ने यहां पर प्रश्न पूछा 2 वर्ष पहले। एसएससी ने यह बात तो सभी को पता थी कि पद्मावत नाम की पुस्तक जो लिखी गई है वो यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन एसएससी ने यह प्रश्न पूछा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने पद्मावत किसके समय में लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे 1303 में, कब 1303 की बात है जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद 1303 में यहां पर यह काम हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पुस्तक 1540 में लिखी थी। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया था ऐसे ही पूछा गया था कि 2 तरह से प्रश्न बनेगा। एक तो यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती कब लिखी? तो आप कहेंगे 1540 में लिखी। और 1540 पर कौन शासन करने का काम कर रहा था? तो प्रश्न पूछा गया था, आप ध्यान रखेंगे, यह पुस्तक शेरशाह सूरी के समय में लिखी गई थी। प्रश्न यह पूछा गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती नामक पुस्तक किस शासन के समकालीन रहते हुए लिखी? तब आप कहेंगे शेरशाह सूरी के समकालीन। ये एसएससी ने पूछा है। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती लिखी। लेकिन अब पूछा जाता है कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती लिखी है, ये किसके समय में और कब लिखी है?
प्यारे टाइगरों, आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से यह चीज समझ में आ चुकी होगी। लेकिन टाइगरों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे आराम से हल कर पाएंगे। खिज्र का जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसने चित्तौड़ पर इसको गवर्नर बनाया गया और यहाँ का नाम क्या रखा गया, यहाँ का नाम खिजराबाद रख दिया गया। तो यह पॉइंट भी मैंने आपको बताया, जो खिज्र का था अलाउद्दीन का एक बेटा था, इसको चित्तौड़ का गवर्नर बनाया जाता है, और गवर्नर बनाने के बाद इस व्यक्ति के नाम पर ही यहाँ का क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे, जिसे आप यहां पर खिजराबाद कहकर पुकारेंगे। सर जी ऐसे लग रहा है जैसे मूवी चल रही है। लव यू सर जी। चलिए विशाल, थैंक यू मेरे भाई। मूवी तो नहीं चल रही है। 50% लगान ली, 50% से लेकर छोटू कुमार 80% तक लगान अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। कारण भी मैंने बताया था कि इसको सेना बनानी थी, और सेना बनाने के लिए टैक्स चाहिए था, इसलिए इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। समझ में आ गया होगा? यस सर। दूसरा सब्जेक्ट कब से शुरू करेंगे? कुमार दीपक बहुत जल्द कर देंगे। तो रतन सिंह को किसने मारा? रतन सिंह को किसी ने नहीं मारा, रतन सिंह खुद मरे थे। मैंने बताया कुंभल देव जो था मालवा का शासक, उससे युद्ध करने के बाद घायल हो गए थे, इसलिए रतन सिंह यहां पर मरे थे। चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र का नाम रखा। बिल्कुल कृष्ण सैनी, आप सही कह रहे हैं, आपका कोई जवाब नहीं है। चलिएगा अजय गोस्वामी, यस मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिक्कों पर तारीख लिखने का, चलिए 1309 में आपके कमेंट बहुत तेजी से चलने लगे हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ने लगा हूं, और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है। अगर मूवी की तरह चल रहा है, मजा आ रहा है, अच्छी हिस्ट्री लग रही है, तो एक बार वीडियो को तो कम से कम लाइक कर दो। इतने कम लाइक मतलब तुमसे मैं कहता नहीं हूं। और आप 800 बच्चे ऐसे हैं जो सबसे प्रिय छात्र हैं मेरे। 800 बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में प्यार मोहब्बत करते हैं अपने गुरु से, और उन्होंने खुद ब खुद लाइक कर दिया है। लेकिन उससे ऊपर के जो यहां पर, चलिएगा कोई बात नहीं, ये भी आपका प्यार है। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो आपका यह प्यार भी इसी तरह से स्वीकार है। लाइक जिसको करना है कर दीजिएगा। आप समझो मेरे प्यार दोस्तों बात को। देखिए ये पहले लिख गया 1303 के बाद हम बात करते हैं 1309 में हुआ क्या। 1309 में प्यारे दोस्तों, 1309 में मलिक काफूर को तो आप सभी जानते होंगे, मिले भी होंगे। मलिक काफूर नाम का व्यक्ति, ये बड़ा ही बहादुर व्यक्ति था, वास्तव में बहादुर व्यक्ति था मलिक काफूर, क्योंकि तभी तो इसने अपना प्रमुख सेनापति इस मलिक काफूर को बनाकर रखा था। वैसे तो मैं बता चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी के एक नहीं यहां पर 5 सेनापति हुआ करते थे, लेकिन उसमें से प्रमुख मलिक काफूर हुआ करता था। अगर मैं बात करूं सर मलिक काफूर क्यों प्रमुख हुआ करता था, तो मलिक काफूर इसलिए प्रमुख हुआ करता था कि दक्षिण भारत पर जितने भी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए, उन सभी का नेतृत्व करने का काम कौन करता था? मलिक काफूर करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मलिक काफूर एक यहां पर प्रमुख सेनापति था। इस मलिक काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। तो तेलंगाना कहां पर पड़ेगा? तेलंगाना भी तो दक्षिण में पड़ेगा। ये तेलंगाना उस समय भी था, लेकिन उस समय राज्य की तरह नहीं था, सिर्फ एक छोटे से शहर की तरह था, एक रियासत की तरह था तेलंगाना। तेलंगाना पर आक्रमण किसने किया? तो तेलंगाना पर आक्रमण करने का काम यहां पर मलिक काफूर करता है, और वहां के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न निकाल कर लेकर आएंगे कि प्रताप रुद्रदेव से इस मलिक काफूर ने कोहिनूर का हीरा लिया, और कोहिनूर का हीरा जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया, यह प्रश्न पूछा जाता है। हुआ क्या कि 1309 में मलिक काफूर नाम के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने प्रताप रुद्रदेव पर, जो तेलंगाना के शासक थे, उन पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया गया एक सेकंड बस पानी पी लेता हूं। राजू यादव मेरे भाई, आपका नाम ले दिया। राजू यादव बहुत अच्छे छात्र हैं हमारे। चलिए, जब मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक यहां पर प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया और मलिक काफूर यहां पर जीता, तो प्रताप रुद्रदेव ने एक ऐसा नायाब वस्तु दी जो भारत के इतिहास में बहुत चर्चित रहेगी। कोहिनूर का हीरा, जो गोलकुंडा की पहाड़ियों से निकाला गया था, कोहिनूर का हीरा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दे दिया। आज तक के समय में ये जो कोहिनूर का हीरा था, ये आज से पहले इस दक्षिण भारत में ही रहता था, कभी किस शासक के पास, कभी किस शासक के पास। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत से कोहिनूर के हीरे को उत्तर भारत लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। मलिक काफूर ही ऐसा व्यक्ति था जो कोहिनूर के हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर गया। दक्षिण भारत में कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को किसने दिया? प्रताप रुद्रदेव ने। प्रताप रुद्रदेव कहां के शासक थे? आप कहेंगे ये तेलंगाना के शासक थे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, कोहिनूर का हीरा दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके शासनकाल में आया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया। एकदम क्लियर है?
एकदम क्लियर है सर। आप हम लोगों के गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा ये कौन है? चलिएगा, मिस्टर इंडिया मिक्सचर जी के गुरुजी। नहीं, गुस्सा नहीं करता मेरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कभी मैं आपसे गुस्सा कर सकता हूं? कभी गुस्सा नहीं करता। आप गुस्सा मत होइएगा। चलिए, मैं गुस्सा नहीं करता, वो तो प्यार होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है जो आपसे पूछा जाता रहा है। एक व्यक्ति ऐसे थे, ये जब मलिक काफूर दक्षिण भारत में आक्रमण कर रहा था, तो मैंने आपको बताया होगा कि मलिक काफूर जब पूरी तरह से यहां तक तमिलनाडु तक आक्रमण कर देता है। कहां तक? तमिलनाडु तक आक्रमण कर देता है। तो माना जाता है कि तमिलनाडु में आपको पता होगा कि स्थान पड़ता है मदुरै। क्या नाम है? मदुरै। ये एक मंदिर के लिए प्रमुख है। बताओ मदुरै में कौन सा मंदिर है? फटाफट से बताओ, मदुरै किसके लिए प्रमुख है? यहां पर एक मंदिर है, फटाफट कोई बताएगा? सर यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू मेरे भाई, आप हिस्ट्री के टाइगर हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बुलंदशहर खानपुर से कौन है मेरा भाई? सर मैं बुलंदशहर खानपुर से लाइव हूं। अच्छा मेरे भाई, मैं भी बुलंदशहर से ही हूं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों आइएगा, ये मदुरै जो है, ये मदुरै किस लिए प्रमुख है? कोई बताएगा? एक मंदिर यहां पर पाया जाता है, उस मंदिर का अगर नाम आप बता दोगे तो मैं समझूंगा हाँ बिल्कुल। यहां पर आंसर आ चुका है, मीनाक्षी मंदिर। पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरै के अंदर है। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये मलिक काफूर नाम का व्यक्ति यहां बिल्कुल अंतिम कॉर्नर पर, मतलब जो अंतिम में हमारे भारत का बिंदु है, वहां पर आक्रमण करने के लिए तमिलनाडु में पहुंच जाता है। और वहीं पर ये क्या देखता है, क्योंकि आप जानते होंगे यहां पर क्या है, हिंद महासागर है, यहां पर हिंद महासागर है, यहां पर अरब सागर है, और यहां पर क्या है, वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। ये यहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि अब इसको चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है। और ये मलिक काफूर क्या कहता है कि अब अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बन गया, अब इससे आगे पूरी दुनिया खत्म है, यहां से आगे तो दुनिया ही नहीं दिख रही, पूरी की पूरी दुनिया अलाउद्दीन खिलजी ने जीत ली। और यह कौन है? सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया? यहां पर सिकंदर बन गया। तो आप ध्यान रखेंगे, किस आक्रमण के दौरान मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा, दूसरा सिकंदर कहा? तो आप कहेंगे मदुरै पे आक्रमण करते समय यह व्यक्ति क्या कहता है कि अब दुनिया खत्म, और अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाते हैं? दूसरे सिकंदर कहलाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनापति मलिक काफूर इस मदुरै में जाकर के ऐसे व्यक्ति से भिड़ जाता है जिसका नाम था यहां पर वीर पांडे। क्या नाम था? वीर पांडे। और वीर पांडे ऐसे समझो जैसे रामायण में आपने देखा होगा नारायण नारायण नारायण, यानी कि ये वीर पांडे कुछ ऐसे थे जो आपने महाभारत में नारायण का यहां पर रूप करते हुए जो किरदार निभाते हुए व्यक्ति हुआ करते थे, जो आज यहां कल वहां, 2 मिनट में परलोक में, 2 मिनट में भगवान शिव के पास, यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, यानी कुछ ही पलों में यहां से वहां बदलने में नारायण बहुत ज्यादा फेमस थे। ये वीर पांडे भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। जब यहां पर मलिक काफूर ने वीर पांडे पर आक्रमण किया, तो वीर पांडे छोटे छोटे शहरों से लेकर कर तमिलनाडु के से, जब ये मान लीजिएगा अगर इस मलिक काफूर ने एक छोटे से शहर पर आक्रमण किया, तो वीर पांडे भाग के दूसरे शहर में चले गए। मलिक काफूर उस शहर में पहुंचा तो वीर पांडे तीसरे शहर में चले गए। वीर पांडे तीसरे में गया, यानी मलिक काफूर तीसरे में गया, तो वीर पांडे चौथे में आ गए। पूरे तमिलनाडु में से मलिक काफूर को वीर पांडे ने घुमा दिया। कहा जाता है कि वीर पांडे दक्षिण भारत के एक ऐसे शासक थे जिसको मलिक काफूर हरा ना सका, क्योंकि ये हाथ ही नहीं लगे थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक को मलिक काफूर हरा ना सका था? वीर पांडे। अब नाम में वीर छपा हुआ है, मैंने बता दिया नारायण के दर थे, तो वीर पांडे को मलिक काफूर हरा ना सका था क्योंकि वीर पांडे कभी इनके हाथ ही नहीं लगा था। चलिएगा, महारानी लक्ष्मी की नगरी से गुरुजी प्रणाम। चलिए, थैंक यू मेरे भाई। चलिए आगे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा, वीर पांडे तमिलनाडु मदुरै के अंदर थे और इनको यहां पर अलाउद्दीन खिलजी कभी हरा ना सका था। आगे प्यारे दोस्तों बात करते हैं, मैं बात करता हूं तोताए हिंद के बारे में, आप जिसे यहां पर मलिक काफूर कहते हो, जिसे आप भारत का तोता भी कहते हो। प्यारे टाइगरों, मैंने आपको बताया होगा, वैसे तो यहां पर बलबन के दरबार में भी ये अमीर खुसरो पहुंचे थे। इन्होंने 7 शासकों का शासन देखा था। कितने? 7 राजाओं, 7 सुल्तानों, 7 शासकों का शासन देखने का काम किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अमीर खुसरो हैं किसके दरबारी कवि थे, तो आप अलाउद्दीन खिलजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी लगाएंगे, क्योंकि यहां पर जो अमीर खुसरो है ना, ये बलबन के दरबार में तो गए थे उसके बेटे के दरबार से, लेकिन दरबारी कभी नहीं बने थे। इसलिए
जो अमीर खुसरो हैं किसके दरबारी कवि थे, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसके बाद ये हर शासक के दरबार में रहने का काम करेंगे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या प्रश्न बनता है मैं आपको बताता हूं। पहला तो आप जानते हैं इसे भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है। भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, लक्ष्मी प्रसाद कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हुआ क्या कि प्यारे दोस्तों इनका जन्म हुआ कासगंज। कासगंज कहां पड़ता है, तो कासगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यह प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी की जीके में यह प्रश्न आता है। तो कासगंज के अंदर इनका जन्म होने का काम करता है। हुआ क्या प्यार दोस्तों, मृत्यु इनकी कहां पर हुई, मृत्यु इनकी दिल्ली के अंदर होती है। इन्होंने सबसे अधिक सुल्तानों का शासक देखा। ये ऐसे जरूरी नहीं कि पूछा जाए कि कितने सुल्तानों का शासन देखा, आपका को 7 नहीं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे अधिक सुल्तानों का शासन देखने का काम किया। तब भी आप आंसर क्या लगाओगे, तब भी आप आंसर अमीर खुसरो ही लगा रहे होगे। बात क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चीजों की खोज की। जैसे आप तबला देखते हो ना, तबला, इस तबला को पहले कोई नहीं जानता था। इस तबला की खोजकर्ता कौन है, अमीर खुसरो हैं। गिटार आपने देखा होगा, गिटार की खोजकर्ता कौन है, गिटार के खोजकर्ता भी अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली आप जानते होंगे, खड़ी बोली, यह प्रश्न बहुत हिंदी में भी पूछा जाता है। तो खड़ी बोली के प्रवर्तक, खड़ी बोली के खोजकर्ता कौन है, तो खड़ी बोली भी इन्होंने ही शुरू की। कव्वाली जो आप आज के समय में देखते हो, कव्वाली की प्रवर्तक अमीर खुसरो ही रहने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये आपसे कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में किसकी खोज यहां पर अमीर खुसरो ने की। आप चारों याद रखिएगा, तबला, गिटार, कव्वाली और खड़ी बोली। यहां तक तो सारी बातें ठीक चल रही थी। अब प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, जो कश्मीर को आज हम स्वर्ग कहते हैं, सबसे पहले कश्मीर को स्वर्ग भी यहां पर अमीर खुसरो ने किया था। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और इन्हीं के नाम पर निजामुद्दीन स्टेशन भी है जो दिल्ली के अंदर है, और ये इनके गुरु माने जाते थे अमीर खुसरो के, और दोनों की समाधि भी दिल्ली के एक ही जगह पर अवस्थित है। अब प्यारे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं आगे की। देखिए अमीर खुसरो ने ये जो खजाउनुल फतूह है इसी को लिखने का काम किया था। यहां पर जो खजाउल फतूह लिखा गया है, इसका फतूह का मतलब है यहां पर सैबा। क्या नाम है, सैबा। और इसे यहां पर कह सकते हैं सोहर। क्या कह सकते हैं, सोहर। इसका मतलब है, खजाउनुल का मतलब है सोहर और फतूह का मतलब है सैबा। यानी कि सोहर मतलब अलाउद्दीन खिलजी और सैबा मतलब यहां पर कह सकते हैं रानी पद्मावती। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई यही पुस्तक है जिसके आधार पर यह संजय लीला भंसाली इनकी प्रेम कथा को दर्शाने का काम कर रहा था। अब अमीर खुसरो जब रहते ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, तो अमीर खुसरो क्या लिखेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी चाहेगा ना, तो यही वह किताब है जो अमीर खुसरो के द्वारा, जिसमें रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम के बारे में बताया गया है। अमीर खुसरो ने नूह सिपिर नाम की पुस्तक लिखी, अमीर खुसरो ने सुपू सिपिर नाम की पुस्तक लिखी, और तुगलक नामा भी पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखने का काम किया। ये आपको चारों की चारों पुस्तक याद रखनी होंगी जो अमीर खुसरो से संबंध रखने वाली होती हैं। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए मैं अगर बात करूं अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर क्या क्या बनवाया, अलाई दरवाजा, ये प्रश्न पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको डाल लीजिएगा। दो ही चीज याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया। एक तो सीरी फोर्ट, इसे आप सीरी का किला भी कह सकते हो। सीरी का किला कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, कभी जाओ तो देख लीजिएगा। सीरी का किला किसने बनवाया, क्योंकि आप जानते हैं सिकंदर सानी किससे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और सीरी फोर्ट भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और अलाई दरवाजा भी यहां पर दिल्ली के अंदर ही बनवाया गया। दोनों की दोनों चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाने का काम किया था। सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दे, अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दो, और जिनको अच्छी नहीं लग रही है वो स्वतंत्र है, डिसलाइक कर दीजिएगा। वैसे डिसलाइक करने वाले 13 लोग जो यहाँ पर नकारा टाइप के व्यक्ति हैं वो तो पहले ही अपना काम करके चले गए। अब तुम एक चीज देख लो, ये डिसलाइक करने वाले क्या तुम पर भारी पड़ सकते हैं। ये डिसलाइक करने वालों से मैंने आज तक तो नहीं कहा कि तुम डिसलाइक कर दो, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाकर चले जाते हैं। और तुम लोग 1400 लोग जो अभी लाइक करके बैठे हो, तुमसे कहना पड़ता है, तो तुम इनसे मुझे कमजोर पढ़ने दोगे क्या, कभी नहीं पढ़ने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए इनको इतना नीचे दबा दो, इतना नीचे दबा दो कि इनके ये 13-14 लाइक कभी दिखाई ना दे। देखो 17 लाइक है, कोई दुश्मन अभी भूल चुका था कि वीडियो को डिसलाइक करना, 18 हो गए। चलो कोई बात नहीं, जरा लाइक करने वाला अपना दम दिखा दीजिएगा एक बार। जो 13 से इन्होंने 5 डिसलाइक किए हैं, मतलब क्या है ना, दरअसल है क्या कि मेरी क्लास को ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जिनको इतिहास पढ़ाना होता है।
लेकिन मजबूरी है, वो इतिहास की क्लास जरूर देखते हैं और मैं देखता हूं फिर वो पेड कोर्स में जाकर मेरा कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पर देंगे तो बच्चे कह देंगे तो सुशील सर ने ऐसे पढ़ाया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे यानी टीचर हैं वो, और टीचर वो मेरी क्लास देखते रहते हैं, और क्लास देखने के साथ साथ होता क्या है कि वो फिर वीडियो को डिसलाइक और करके जाते हैं कि तू इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेता है। चलो देखो, उन्होंने 100 लाइक कर दिए, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू मेरे भाई जिसने लाइक किया। देखो दोनों के दोनों चीज महत्वपूर्ण है, और इसने सीरी फोर्ट और सीरी शहर दोनों को ही किसने बचाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बचाने का काम किया था। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। कुछ लोगों ने तो मजाक में आनंद ले दिया था, लाइक करके डिसलाइक करके फिर दोबारा से लाइक कर लिया है, थैंक यू मेरे भाइयों, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये भी प्यार है। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि भारतीय व्यक्ति थे, ये भारतीय व्यक्ति थे, और जो भारतीय व्यक्ति थे आज पहली बार देख रहा हूं कि 22 डिसलाइक होने के बाद दोबारा 15 पर आ गया है, इसे कहते हैं प्यार। वास्तव में तुम्हारे प्यार को मैं समझ सकता हूं। जिन भाइयों ने मजे में डिसलाइक किया था उन्होंने फिर डिसलाइक को हटाकर फिर से लाइक किया, क्योंकि अभी 15 डिसलाइक थे, 15 से 22 हुए और 22 से फिर से 15 आ गए, थैंक यू मेरे भाई, और 14 डिसलाइक पर आ गए। यानी ये आनंद लेने का काम कर रहे थे जो मेरे भाई थे, कोई बात नहीं, थैंक यू मेरे भाइयों, तुम्हारा भी कोई तोड़ नहीं है, तुम भी एक कहते हैं ना ऊंचे लेवल के कलाकार, और कलाकार की आज की दुनिया में कद्र होती है, तो तुम भी एक ऊंचे लेवल के कलाकार हो। तेरा डिसलाइक मतलब तुम आनंद ले रहे थे। चलो देखो, आओ हुआ क्या प्यार दोस्तों, 1316 में, कब? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और 1316 के बाद एक इसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम आज हम पढ़ने वाले हैं। एक नंबर का, ये तुमसे भी ऊंचा कलाकार था, तुम तो कलाकार हो ही हो, ये तुमसे भी ऊंचा कलाकार था। लेकिन भारतीय व्यक्तियों का मानना क्या था? भारतीय व्यक्तियों का मानना था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी गलत कर रहा है तो इसकी जो देखने का काम है वो भगवान देख रहा है, और भगवान इसको सजा जरूर देगा। और भारतीयों को बीच बीच में ऐसे रिजल्ट भी मिल जाते थे, जब कोई शासक भारत में आकर खून खराबा खच्चर कर जाता तो उसका अंत बहुत बुरा होता था, इसलिए भारतीय व्यक्ति संतुष्ट हो जाते थे कि कहीं ना कहीं इसे इसके किए का फल मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, दक्षिण भारत तक उसने अपना साम्राज्य फैला दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की औलाद एक नंबर की नकारा पप्पू टाइप की निकली। इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी था ये अपने आप को एक टाइटल देता है, कहता है मैं खलीफा हूं। आपको याद है खलीफा किससे कहते थे? आपको मैंने पढ़ाया खलीफा किससे कहते थे? जो पैगंबर साहब के बाद धर्म का प्रवर्तक बना उससे खलीफा कहा गया। ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा बोला मैं आज के बाद खलीफा हूं। आपसे पूछा जाता है प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। लेकिन हद तो तब हो गई प्यारे दोस्तों, जब ये दरबार में जाता था ना, तो माना जाता है दरबार में कई बार साड़ी पहनकर ये दरबार में जाता था, महिलाओं के कपड़े बुर्के पहनकर सूट सलवार पहनकर ये दरबार में जाया करता था। और हद तो तब हो जाती थी प्यारे दोस्तों जब पूरा जो दरबार था वो सजाया हुआ होता था, और ये व्यक्ति नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के ही दरबार में गद्दी पर जाकर बैठ जाया करता था। पता नहीं क्या टैलेंट था इसके अंदर, बड़ा खतरनाक व्यक्ति। अब जिसकी औलाद ऐसी निकली हो, कहीं ना कहीं भारतीय व्यक्ति खुश तो होंगे कि इसको किए का फल भगवान ने दे दिया, इसकी औलाद नकारा निकल गई। खलीफा नाम था इसका। आपसे पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था ये व्यक्ति महिलाओं के कपड़े पहनकर और कई बार नग्न अवस्था में दरबार में जाया करता था। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो महिलाओं के कपड़े पहनकर या नग्न अवस्था में दरबार में जाया करता था? इसी व्यक्ति को नाम याद रखिएगा जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी से नाम भी लगाओ तो भी चलेगा। चलो अब प्यारे दोस्तों हुआ क्या, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। एक ही प्रश्न बनता है अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से, या तो ये नग्न जाता था या अपने आप को खलीफा कहता था। इस बात को ही आपको याद रखना होगा। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह पाता ये अगर हम बात करें 1316 से लेकर 1320 तक ये रहता है। 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। 1320 में इसका बेटा यहां पर शासक बनता है जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो। क्या नाम था? नसरुद्दीन खुसरो। ये 1320 से लेकर ये 1320 तक ही शासन रहता है। ये कुछ समय के लिए शासक रहता है, कुछ महीने के लिए शासक रहता है। लेकिन इसने देखा कि पिताजी ने क्या खलीफा अपने आप को कहते थे, इसने कहा मैं हूं पैगंबर का सेनापति। क्या कहा? मैं हूं पैगंबर का सेनापति, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनका सेनापति अपने आप को नियुक्त कर दिया। बोले धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति को वो सेनापति कहते थे, तो मैं आज के बाद सेनापति हूं और मैं धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। यह पूछा जाएगा किस व्यक्ति को पैगंबर का सेनापति कहा जाता है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। यही प्रश्न बस बनने वाला है इससे, और कुछ महीने तक इसने शासन करने का काम किया था। बात समझ में आ गई है?
रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? मैंने बताया कि रणथंबोर पर जो आक्रमण किया था उसमें प्रमुख रूप से राजस्थान था। राजस्थान पर शासन कर रहे थे राजपूत, और राजपूतों को जीतना यह समझो कि बहुत बड़ी बात थी। और सारे के सारे जितने भी भारत के, दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी ज्यादातर चीजों को जीत चुका था। लेकिन राजस्थान के राजपूतों को हराना अलाउद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं थी। कहते हैं कि राजपूत, उस समय के राजपूत डरने से, मरने से नहीं डरते थे। एक तरफ अगर 500 राजपूत खड़े हो, दूसरी तरफ 5 लाख की सेना खड़ी हो, तब भी राजपूत उनके छक्के छुड़ा देने का काम करते थे। इतिहास इस बात को बताता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि मुझे राजस्थान को भी अपने साम्राज्य में मिलाना है, जो संभव नहीं था। इसलिए राजस्थान के चित्तौड़, रणथंबोर, इन सभी पर आक्रमण करता रहता था। अब प्यारे दोस्तों आते हैं आगे और समझिएगा हुआ क्या प्यारे दोस्तों, कि ये नसरुद्दीन खुसरो शाह जो था, ये पैगंबर का सेनापति कहता है अपने आप को, और एक नंबर का नक्कारा टाइप का व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन हुआ क्या, एक व्यक्ति ने देखा कि ये नसरुद्दीन खुसरो शाह है, जो नसरुद्दीन खुसरो शाह है, ये एक नंबर का पप्पू टाइप का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने सोचा कि मौके का फायदा उठाता हूं, क्योंकि खिलजी बस कमजोर पड़ने लगा था। अब जो इससे पहले का शासक था उसको देखो, जब वो नग्न अवस्था में और महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में जाएगा, तो क्या वो साम्राज्य को संभाल पाएगा? कभी नहीं संभाल पाएगा। और इसके बाद वाला जो यहां पर हम कह सकते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह बना, ये तो और ही यहां पर ज्यादा गया गुजरा था। एक व्यक्ति का नाम था जिसे आप गाजी मलिक कहते हो। ये गाजी मलिक नाम का व्यक्ति समय पाते ही इस नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देता है, और ये अब गद्दी पर बैठेगा। ये गाजी मलिक कोई और व्यक्ति नहीं है, इसी को आप गयासुद्दीन तुगलक कहते हो। और गयासुद्दीन तुगलक अगली बार अब तुगलक वंश की स्थापना करेगा। किसको मारकर? खुसरो शाह को मारकर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? आप ऑप्शन में ढूंढेंगे, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपको कई बार इस गाजी मलिक को डाल देगा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पहले नाम गाजी मलिक ही हुआ करता था। गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने यहां पर नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा वंश चलेगा, जिसका नाम होगा तुगलक वंश। संस्थापक गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक। आज की क्लास में आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। प्रमुख रूप से एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, और एक एक पॉइंट बताने के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हत्या के बारे में और बताता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कैसे हुई। देखो, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो है ना, दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में है। अगर आप जाएंगे तो वहां पर अलाई दरवाजा देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और कुतुब मीनार परिसर में ही इसके क्या है मकबरा माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। कहा जाता है कि इससे यहां पर एक बीमारी होती है, कोढ़, मतलब पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। और जब इसको पूरे शरीर में कोढ़ हुआ प्यारे दोस्तों, तो इसने अपने ही सेनापति मलिक काफूर से कह दिया कि तू मेरी हत्या कर दे। और मलिक काफूर ने इसकी तलवार से गर्दन काट दी, क्योंकि इसका पूरा शरीर एकदम गल चुका था। कोढ़ अलाउद्दीन खिलजी को हो जाता है। तो इतना प्यारा सा, इतना जबरदस्त सा सेनापति जिसको कोढ़ होता है, और कोढ़ होने के बाद इस व्यक्ति को मलिक काफूर यहां पर मार देने का काम करता है, ऐसा कहा जाता है। प्लीज सर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। चलिए, पीडीएफ नहीं मिला। अरे मेरे भाई, अभी पीडीएफ डाला है, कल का एक बार चेक कर लूंगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा आज की क्लास में स्पेशल कि जो पीडीएफ है ना, किस किस क्लास का नहीं मिला, उस क्लास का नाम बताइएगा। मैं वो सारी की सारी क्लास आपको डाल दूंगा, ठीक है। किस किस क्लास का नहीं मिला उसका बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा बाद में, अभी नहीं बाद में। और क्लास के बाद सभी भाई बताइएगा कि अभी तक जो 10 क्लास मैं ले चुका हूं आपको कैसी लगी है, कितना बेहतरीन मजा आया है। और आपने जो लाइक किया है उस लाइक की संख्या को बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब, जितने भी नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको एक से एक बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। क्योंकि जस्ट मेरे बाद जो अभी 9 बजे क्लास होने वाली है ना, वो रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ललित सर तुरंत रीजनिंग लेकर आएंगे 9 बजे से, तो आप उस क्लास का भी आनंद उठाइएगा। बहुत बेहतरीन सी क्लास रहेगी। और प्यारे दोस्तों, आप सभी इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लेकिन रिविजन जरूर करते रहिएगा। रिविजन आपके सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, किसी का कोई डाउट हो, किसी कोई समस्या हो, किसी कोई बात हो जो कहना चाह रहा हो, गुस्सा हो रहा हो और मैं उसका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो वो भी अपनी बात कह सकता है। चलिएगा, आज का पीडीएफ तो डाल दिया है मेरे प्यारे दोस्त, अभी डाल दिया है मैंने। चलिए, मलिक काफूर, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार इस वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो हर जगह पर, है भाई। चैनल को सब्सक्राइबर बढ़वाओ थोड़ा सा, फिर तुम्हारे लिए और उम्दा करेंगे, बेहतरीन करेंगे। तुम भी तो सपोर्ट करो ना, तुम्हारा सपोर्ट तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, है भाई। चलिएगा,
चलिए तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो आज की क्लास को यही खत्म कर देंगे। कल मिलतेंगे, हर दिन आपको 8 बजे मिलता रहूंगा। 8 बजे आकर क्लास को शेयर करके, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके क्लास का इंतजार कीजिएगा। हर दिन आपको क्लास मेरी 8 बजे मिलती रहेगी। और 9 बजे कहीं मत जाएगा, 9 बजे ललित सर आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आएंगे। पीडीएफ किस किस क्लास की नहीं मिली है, कौन सा टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम वीडियो के बाद में कमेंट करिएगा। जब मैं क्लास को खत्म कर दूं उसके बाद में वो वाली क्लास भी डाल दूंगा। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार प्यारे टाइगरों।